Hello friends, good evening to all. Welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन ABC एग्ज़ाम प्रेप। आज हम नेक्स्ट MCQs प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारी MCQs की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है फॉर UPSC और पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर अदर स्टेट्स के जो वेरियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, तो उनके लिए ये हमारा MCQs का जो सीरीज़ है उसके हम 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऑल आर करंट अफेयर बेस्ड या फिर आपका स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है। तो कंसीडर करते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन सेम ग्राउंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो आपके क्या किए जाएंगे, रिमूव किए जाते हैं सेम मैनर और सेम ग्राउंड, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो रिमूव किया जाता है। यहाँ पे ध्यान में ये रखना है, आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो वहाँ पे हम इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बताया था कि जो आपका सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको हम सेम मैनर और सेम ग्राउंड ऑफ द उसी ग्राउंड और उसी मैनर के साथ हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज को रिमूव करने का प्रोसीजर है। बाकी अभी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, बाकी के जितने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको रिमूव किया जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है। एज पर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमिश्नर जो था वो आपका सिंगल मेंबर बॉडी था, मल्टी मेंबर बॉडी नहीं है। ये 1993 के बाद जो है परमानेंट जो है वो उसमें 3 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने मेंबर इसको बनाना चाहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड थ्रू दी सिलेक्शन कमेटी। इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होते हैं, आपके मेंबर होते हैं। ये भी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, रॉन्ग है। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम MCQ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये वाला टॉपिक न्यूज़ में था। ब्रीफ में अगर आपको पढ़ना है तो हमारा जो अदर लेक्चर सीरीज चल रही है जहाँ पे हम डिटेल में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, तो वो वीडियोस प्लीज आप रेफर कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है आपका PM आवास योजना ग्रामीण के रिगार्डिंग। ये भी जो स्कीम है आपकी काफ़ी न्यूज़ में है। रीज़न ये था कि काफ़ी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की बात आती है, या फिर वो लोग जो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के अंडर उनको भी उस स्कीम के अंडर जो है अपनी हाउस दे रखा है। तो इस वजह से जो ये न्यूज़ है काफ़ी जो ये स्कीम है काफ़ी न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इट वॉज लॉन्च, पहले ये देख लो कि इसके बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट्स आपको बतानी है। इट वॉज लॉन्च इन 2016-17 बाई रिस्ट्रक्चरिंग द देन एग्जिस्टिंग स्कीम इंदिरा आवास योजना। पहले एक स्कीम थी इंदिरा आवास योजना, उसको रिस्ट्रक्चर करके इन्होंने क्या किया, रीनेम करके 16-17 में ये PM आवास योजना बनाई। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है बेनिफिशियरीज आर सिलेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ये बताना है कि जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये आपका होता है ग्राम सभा के पास, वो आपके डिसाइड करते हैं कि बेनिफिशियरीज कौन होंगे। उसके बाद ये कि ये इट इज़ फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड नहीं है। इसमें वेरियस पैटर्न्स रहते हैं। अगर हम प्लेन स्टेट्स की बात करें तो सेंटर और स्टेट का जो फंडिंग रेशियो है वो आपका 60-40 है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी रॉन्ग आपने बतानी थी, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या होगा, आपका इसमें सही होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्नि 5। इंडिया ने अभी ये क्या किया है, एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है। इट इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल एडवांस्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड इंडिजीनियसली बाय DRDO अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGM-DP। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, आपने करेक्ट बताना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका अग्नि 5 यूजेस अ 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन। तो ये भी आपका क्या है, सही है।
जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, चाहे आपका हेल्थ सेक्टर है, चाहे आपका डिफेंस सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, कहीं पे भी कोई भी साइंटिफिक तरीके से अगर कोई इनोवेशन हो रही है, अगर वो चीज़ न्यूज़ में है तो उसको अगर हम यूपीएससी की बात करें या पीसीएस की बात करें तो वो साइंटिफिक डेवलपमेंट इस चीज़ को मान के चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स आपके क्या हैं, सही हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पैथो डिटेक्ट। एक किट बनाई है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डिटेक्शन किट है। यहाँ पे बताना है किस चीज़ के लिए डिटेक्शन करती है वो। हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम दी CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सेंट्रल बॉडी आपके ड्रग्स को अप्रूव करती है। तो ये है आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए पैथो डिटेक्ट, इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में रखेंगे, न्यू इनोवेशन जो हुई है। फिर है ऑन 15 अगस्त 1947, रिसेंटली हम 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करके हटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इंडिया वाज स्टिल बीइंग गवर्नड अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी है। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया जो है उस समय 1947 में 1935 वाला जो एक्ट है उसके अंडर गवर्न किया जाता था। अभी क्या है कि हमने रिसेंट पब्लिक डे के ऊपर जैसे इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया, ठीक है, फतह अल सीसी। तो आपने ये बताना है कि जो फर्स्ट टाइम आए थे प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन 26 जन 1950। क्या ये वाले पर्सन थे जो आपके फर्स्ट रिपब्लिक डे के ऊपर बुलाए गए थे एज अ चीफ गेस्ट? यस। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो हाँ, स्टेटमेंट 1 आपका रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी इज आर ट्रू। इंडस वाटर ट्रीटी अभी न्यूज में है। इसका रीजन ये है कि इस ट्रीटी को अमेंड करने के लिए इंडिया ने एक नोटिस भेजा है। तो दैट मीन्स ये जो ट्रीटी है वो अमेंडेबल है, ठीक है। इसके बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू में जितनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने रखी है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। Treaty was brokered by the United Nations between the India and Pakistan in 1960। इस ट्रीटी को करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यूनाइटेड नेशंस ने, नो रॉन्ग, इसको करवाया था वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। फिर आता है थ्रू दिस ट्रीटी इंडिया गोट 80% ऑफ द वाटर ऑफ द इंडस रिवर वाटर सिस्टम, नो रॉन्ग है। इंडिया को 20% वाटर मिला था, पाकिस्तान को अलॉट किया गया था 80% ऑफ द वाटर। अभी इंडस वाटर ट्रीटी अगर न्यूज में है तो इसके रिगार्डिंग आपके रिवर सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए। सभी थिंग्स हम MCQs में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारे दूसरे लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इंडस बेसिन वाटर, मतलब कि इंडस का जो बेसिन है उसका जो वाटर है इज बीइंग शेयर्ड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये बताना कि कौन सी कंट्रीज में जो वाटर शेयर किया जाता है। तो चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चारों ही कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, 4 ट्रू होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन मैंने PYQ से लिया है, क्योंकि ये चीज़ें आजकल भी न्यूज़ में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आइडिया होना चाहिए कि इन फ्यूचर बन सकते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो थॉरली किस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी इन्फ्लेशन हाई है, इन्फ्लेशन को कम करना है। तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग आपने पूरी नॉलेज समझ लेनी है, समझना है। तो हमारा इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो डला हुआ है, ठीक है, उसको जाके आप देख लेना एक बार। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग एग्जाम्स में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको सारा वहां से क्लियर हो जाएगा। अभी इन्फ्लेशन हाई है तो हम ये बोलते हैं कि मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा होगा मार्केट में। तो उस मनी सप्लाई को अगर कम करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज करके मनी इन्फ्यूज नहीं करेगी, बल्कि सिक्योरिटीज को सेल करके मनी क्या कर लेगी, वापस अपने सिस्टम में ले लेगी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, ठीक है। मतलब क्या करेगी, बाय नहीं करेगी, सेल करेगी। इफ रुपीज, देख लो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, पहली आपकी रॉन्ग है। तो वैसे अगर यहाँ से डायरेक्ट देखूं तो आपका आंसर ये बनता है, ठीक है। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करके आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, सो दैट कि इन फ्यूचर भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एबल हो जाओ। इफ द रुपीज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, RBI इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, यस।
ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है। इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन लेवल टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय द डॉलर। तो मतलब क्या करना है, हमने रुपी को स्ट्रॉन्ग करना है या वीक करना है। इसके लिए आरबीआई जो परचेज करती है वो सेलिंग या बाइंग के ऑप्शंस जो है वो अपने पास रखती है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो भी आपका ट्रू है और थर्ड ऑप्शन भी आपका ट्रू है। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व्स कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। यस, जब वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाता है तो यहाँ पे जितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होता है वो बाहर चले जाते हैं, अपनी कंट्री में चले जाते हैं, यहाँ से इन्वेस्टमेंट हटा लेते हैं। फिर आता है आपका कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। यस, उनके लिए कमर्शियल बोरोइंग जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी कॉस्टली हो जाती हैं। सॉरी, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द ईसीबीएस। जैसे आपका डिवैल्यूएशन हुआ तो आपके लिए लोन्स जो हैं वो बाहर के कमर्शियल बोरिंग्स क्या होते हैं वो महंगी हो जाती है, रिस्क बढ़ाता है ना कि रिस्क को कम करता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग श्री गुरु नानक देव जी। भक्ति संत हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको कंसीडर करने हैं। ही वॉज भक्ति संत फ्रॉम निर्गुणा सेक्ट इन 15th सेंचुरी। यस, 15th सेंचुरी के ही हैं, सेंचुरीज भी इंपॉर्टेंट है आप जब चीज़ों को स्टडी करोगे। He was contemporary to the मुगल रूलर बाबर एंड शेर शाह सूरी। इस ऑप्शन में देखो वो दोनों के कंटेम्परेरी तो थे, बाबर और शेर शाह सूरी के भी, लेकिन ये मुगल रूलर्स नहीं थे दोनों। बाबर आपका मुगल रूलर था और शेर शाह सूरी आपका अफगान रूलर था। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, कट कर दो। अभी आपको फर्स्ट पता है तो थर्ड जो है वो आपका वैसे ही रॉन्ग हो जाता है। एसेक्टिसिज्म में बिलीव नहीं करते थे, घर बार छोड़ के अगर आप बोलो कि भक्ति करना या तपस्या करना, इसमें बिलीव नहीं करते थे। दोनों लाइफ को इंपॉर्टेंट देते थे, भक्ति को भी, ठीक है, और गृहस्थ जीवन को भी। तो ये आपका थर्ड भी आपकी गलत होगी, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो ये हमारे 10 MCQs थे, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। अदरवाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।